जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक आज का है केमिकल काइनेटिक्स का। ये बीएससी और मास्टर्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली स्टूडेंट इसको बीएस केमिस्ट्री में, इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री, अब तो 2 इयर्स वाली वैसे नहीं होती आज की डेट में, लेकिन पहले ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा भी ये सीएसएस, पीएमएस और वहाँ पर भी ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम काइनेटिक्स की बात करेंगे। जब भी हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेटिक का मतलब क्या है? देखें, काइनेटिक्स असल में मोशन या मूवमेंट से रिलेटेड वर्ड है। तो काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या हम इसको सिंपल वर्ड्स में लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो आ, उस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं। इसमें हम स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और रेट का मतलब क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि आपके पास कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई कितने टाइम में। अब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या है? मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर के, सॉरी, टाइम के पर सेकेंड। तो ये इसके यूनिट्स आ जाते हैं हमारे पास। हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो किसी रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक फैक्टर टेम्परेचर है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाते हैं। ये हम कोलेजन थ्योरी में पढ़ेंगे कि क्यों कोलेजन्स बढ़ने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। इसी तरह कंसंट्रेशन है, इसी तरह प्रेशर है, इसी तरह वॉल्यूम है। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन से डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। आप लेट करें कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट हुआ बी में, तो हम कहते हैं रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये किसके बराबर होगा? माइनस डी ए over dt, या rate of this reaction is minus dA over dt. What is the meaning of negative sign? देखिए, A की कंसंट्रेशन कम हो रही है, B की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है। इस तरह इसका मतलब ये है A की कंसंट्रेशन कम होती गई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन, आप इसको चलें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लें, मजीद आसानी हो जाएगी, इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं। खैर, तो ये चीजें आपके पास थोड़ी थोड़ी। इसके अलावा कुछ चीजें आती हैं जो इंस्टेंटेनियस रेट है और एवरेज रेट है। मैं सिर्फ आपको एक छोटे से ग्राफ के साथ ये रिप्रेजेंट करूंगा कि ये सिर्फ आपकी रिवीजन ही है, एक्चुअल में तो एफएससी में ये सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। सपोज एक रिएक्शन है जो मेरे पास यूं एक कर्व बन रही है। अब यहां पर मेरे पास टाइम है और यहां पर मेरे पास कंसंट्रेशन है जो कि ए से बी में कन्वर्ट हुई। अब अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट की, तो मैंने कहा सपोज एग्जैक्टली 1 मिनट पे उसका रेट क्या था। ये जब मैं टाइम को स्पेसिफिक कर दूंगा एट अ स्पेसिफिक टाइम, कि सिर्फ 1 मिनट के ऊपर मुझे उसका रेट चाहिए, तो ये मेरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट। यानी उस लम्हे के लिए जो रेट है, जरूरी नहीं है कि वो रेट सेम ही हो आगे जाके भी। जैसे इसकी मिसाल है, आपने खाना खाना शुरू किया शादी पे, और हम किसी की शादी पे चले जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ही खाते हैं जैसे आखिरी बार खा रहे हैं, उसके बाद तो हमें शायद नसीब नहीं होना। तो अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो फर्ज करें खाना खुला और खाने के पहले 1 मिनट में आपका रेट क्या था। अनलेस के आपको वहां से कुछ चीजें मिल जाएं और आप इस काबिल हों कि आप बोटियां उठा लें, तो पहले मिनट में आपके खाने की स्पीड ज्यादा हो। ये है इंस्टेंटेनियस रेट। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं 10वें मिनट की सपोज, तो क्या 10वें मिनट पर भी आपकी वही स्पीड होगी जो 1 मिनट पे थी?
इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम। लेकिन जब मैं एवरेज की बात करता हूं तो याद रखिएगा, एवरेज का मतलब है आपने टोटल 15 मिनट में खाना खत्म किया, तो टोटल 15 मिनट में आपने किस स्पीड से खाया, ये टोटल है, इसको हम कहते हैं टोटल टाइम। ये स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। जो टोटल टाइम में रेट देखा जाता है, इसको हम एवरेज रेट का नाम देते हैं। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट ये दोनों आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास एक टर्म आती है ऑर्डर और एक टर्म है मॉलिक्यूलैरिटी। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूं। अगर मैं किसी रिएक्शन का रेट लिखता हूं, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए जो कन्वर्ट हो गया बी में। अब इसको गौर कीजिएगा, ए जब बी में कन्वर्ट हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू ए। अब ए के मोल्स हैं 1, तो इसकी पावर भी आएगी 1। इसका ऑर्डर क्या बना? इसका ऑर्डर बन गया फर्स्ट, क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आ रही है वो उसका ऑर्डर है। मिसाल के तौर पे मैंने एक रिएक्शन लिखा N2O4, ये कन्वर्ट हो गया 2NO2 में। जब मैं इसका रेट निकालूंगा फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2O4, और क्योंकि इसके मोल्स 1 है तो इसका ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया? अगर मैं बात करूं एक रिएक्शन की, सपोज N2 एंड O2, ये बने 3000 डिग्री पे 2NO। अगर मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखूं या रेट ऑफ दिस रिएक्शन देखूं, तो इसमें आएगा N2 एंड O2। तो रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा? आपने इसका ऑर्डर बना लिया 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसी तरह आपके पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं। लेकिन अब यहां पर मैंने एक रिएक्शन लिखा 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मिलके बने C6H12O6 प्लस 6O2। थेरेटिकली अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इक्वेशन से तो हमें यही नजर आ रहा है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 6 + 6 इज इक्वल टू 12। ये थ्योरेटिकल है, एक्चुअल में तो 12 ऑर्डर होता ही नहीं, ऑर्डर तो होते ही 3 तक है। ज्यादा भी होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर याद रखना है कि ये मैक्सिमम 3 तक होते हैं। तो भाई ये 12 ऑर्डर कैसे हो गया? अगर इक्वेशन को देखें तो 12 ऑर्डर बन गया। लेकिन इस रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब ये जीरो ऑर्डर क्यों है? देखें, रात के टाइम क्या कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाती है? डेफिनेटली नो। क्या वाटर खत्म हो जाता है? नहीं। प्लांट के इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है, तो क्या फोटोसिंथेसिस होता है? डेफिनेटली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास क्लोरोफॉर्म भी है, क्लोरोफिल सॉरी, क्लोरोफिल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो हमारे करते हैं क्लोरोफिल 2, तो ये भी मौजूद है, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनते। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें सनलाइट चाहिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो कंपोनेंट जरूरी है वो उसके रेट में आएंगे। हर कंपोनेंट जरूरी नहीं होता रिएक्शन को स्टार्ट करने का। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो सनलाइट जो है वो यहाँ पर है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनलाइट। और सनलाइट की कंसंट्रेशन नहीं होती है, लाइक इसकी कोई मैस नहीं है सच जो इसको इफेक्ट करे, तो ये जीरो है, इसलिए इसको जीरो ऑर्डर कहा जाता है। खैर, अच्छा, मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं? देखें, मॉलिक्यूलैरिटी होती है कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उस रिएक्शन में।
मॉलिकुलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हम ये कह ही नहीं सकते जीरो मॉलिक्यूल आपस में मिले और ये प्रोडक्ट बन गया। तो इसका मतलब मॉलिकुलैरिटी कभी भी जीरो नहीं होती, मॉलिकुलैरिटी डिफरेंट होती है। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ केमिकल इक्वेशन, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर का मतलब है रिएक्टेंट नीड टू स्टार्ट द रिएक्शन, और मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? टोटल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। ऑर्डर जीरो हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, याद रखिएगा। जैसे ऑर्डर 1.5 भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर 2 भी हो सकता है। मॉलिकुलैरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है बच्चों का कि ऑर्डर कैसे फ्रैक्शन में हो सकता है। ये देखें, आप लोगों ने एक कॉमन रिएक्शन पढ़ा होगा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, और मैट्रिक में भी लिखा हुआ है, CH4 को अगर क्लोरीन रेडिकल से मिलाएं तो ये बनता है CH3 रेडिकल एंड HCl, जो हमारे पास फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं। उसमें क्लोरीन जो Cl एक रेडिकल बना हुआ है, ये हाफ Cl2 है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आएगा? इधर आएगा CH4 और इधर आएगा Cl2 की पावर हाफ, तो ये 1 और ये 1/2, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5। तो ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलैरिटी जो है वो फ्रैक्शंस में नहीं होती। ठीक है, ये आप लोगों ने बात जो है वो जहन में रखनी है। अच्छा, अब यहाँ से डायरेक्टली मैं, ये बेसिस तो आप लोगों की सेट हो गई है, मैं यहाँ से आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। गौर कीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये गौर कीजिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हुआ, हमारे पास रिएक्टेंट है ए, जो दोस्तों कन्वर्ट हो गए किसमें? बी में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या कहा मैंने? कहा इसकी कंसंट्रेशन थी ए इनिशियल, इसकी कंसंट्रेशन थी जीरो जब टाइम था जीरो। जब कुछ टाइम गुजर गया, कुछ सेकंड पास हुए, बी की कंसंट्रेशन बन गई एक्स, और ए में से एक्स क्या हो गए? माइनस हो गए। ठीक है, ए में से एक्स निकल गए और यहां पर इतने एक्स आ गए। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ ए से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां मैंने जीरो लिख लिया। जैसे मैंने बताया था सनलाइट के रिएक्शन होते हैं, तो यहां पर क्या आ गया? जीरो आ गया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहां गौर कीजिएगा, तो यहां देखें आप लोग कि कंसंट्रेशन जीरो है। अब जब कंसंट्रेशन जीरो है तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कह सकता हूं? देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम किया, तो यहाँ आया कांस्टेंट, और किसी चीज की पावर जीरो हो तो उसका आंसर 1 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं डी एक्स इज इक्वल ओवर डी टी इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट वैल्यू। अच्छा, अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आएगा। अगर मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूं तो मैं कह सकता हूं के इंटू डी टी, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? अब हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन। हम dx को और dt को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इंटीग्रेट नहीं होता। अब x की वैल्यू चेंज हो रही है मेरे पास, यानी चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ dx, का मतलब है ये आ गया x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अलग कर लिया, और ये जो हमारा
इंटीग्रेशन का साइन है ये अप्लाई होगा डी टी के ऊपर, यानी चेंज इन टाइम के ऊपर। तो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा वो याद रखें कि ये उनको स्टेप्स रट्टा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्योंकि प्योर मैथ्स है, ये कैलकुलस है एक्चुअली, तो इसके लिए क्लासेस अलग से लेनी पड़ेगी आपको। एनीवेज, तो के ये इंटीग्रेट इनटू डी टी, तो ये आ जाएगा के टी प्लस कॉन्स्टेंट। ये आप लोग सब जानते हैं कि ये डिफरेंशियल का साइन इसके साथ कट जाता है और हमारे पास ये टी आ जाता है। इसकी और भी चीजें हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल्स राइट नाउ। तो x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। अच्छा, तो अगर मेरे पास यहां पर, ये और कीजिएगा, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई सबसे पहली, जिसको हम याद रखेंगे कि एक इक्वेशन है। अभी ये बताता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे है। अगर मैं x को y एक्सिस पे लूं, y इज इक्वल्स टू के एम टी एक्स प्लस सी, एक कांस्टेंट है। तो ये याद रखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपके पास बन जाती है। मैं अभी आपको वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना भी देता हूँ। अभी हम इसी तरह जैसे जीरो ऑर्डर किया है, इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर भी करेंगे और सेकंड ऑर्डर भी करेंगे। तो ये देखिए, ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी, लेकिन ये लाइन यहां से स्टार्ट नहीं होगी, ये लाइन यहां से स्टार्ट होगी। अच्छा, लाइन को यहां से स्टार्ट करने का मकसद क्या होता है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो ये आपको चीज समझ आ जाएगी। हमारे पास ये जो स्पेस है, ये वाली, गौर कीजिएगा, ये है सी, कि इस लेवल के बाद, यानी इतनी कंसंट्रेशन से आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो। ठीक है, आप गौर कीजिएगा जरा। तो दोस्तों ये सी है। अब देखिए, यहां पर ये जो केट, ये एम है। आपको पेपर में आ जाए तो आपने यहां पर ये एम बनानी होती है, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, एम का मतलब क्या है, स्लोप, ये आप याद रखिएगा। और जो आपके पास एक्स है, यानी टेम्परेचर, सॉरी टाइम कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस पे। टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक्स की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन कहाँ आ रही है, वाई एक्सिस पे। तो इसे हमारी स्लोप बनती है, और स्लोप से हम मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हमने इस सी को खत्म करना हो, इफ टाइम इज इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए, हमने स्टार्ट में लिखा था अगर टाइम जीरो हो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करूं तो जीरो इज इक्वल्स टू के इंटू टी, टी विच इज आल्सो जीरो, प्लस सी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। इन दैट केस हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू के इंटू टी। अच्छा, जब हम ये लिखते हैं ना, कांस्टेंट खत्म करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि दोस्तों को बता दूं। तो यहां पर क्या होगा, ये गौर कीजिएगा, आपका जो ग्राफ है वो फिर इंटरसेप्ट से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि वो बेस से स्टार्ट हो। ये फर्क होता है, क्योंकि आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू को खत्म कर दिया। जब कांस्टेंट की वैल्यू खत्म हो गई है, तो अब आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट हो। ठीक है, क्योंकि इंटरसेप्ट उसके अंदर जीरो हो गया, क्योंकि सी की वैल्यू जीरो है। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके अगर यूनिट्स बनाए जाएं तो इनके यूनिट्स बड़े सिंपल हैं, नॉट बिग डील। यूनिट्स के लिए आपने क्या करना है, आपके पास x इज इक्वल्स टू के इंटू टी आ रहा है, तो k आएगा x ओवर टी। x क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टाइम क्या है, सेकंड। तो इसके यूनिट आ जाएंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपके पास दोस्तों आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
इसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो जब आप इसको कर लेंगे तो आपका ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पूरा हो जाएगा। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से ये चलेगा। इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में से ना हम हाफ लाइफ भी निकालते हैं, बट राइट नाउ मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा। हम कोई भी फोटोसिंथेटिक या बाकी रिएक्शन जो है उसको देखते हैं तो वो हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। चलें, हम फर्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर विद सेम कंसंट्रेशन को खत्म कर दें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बहुत सिंपल है, इट्स नॉट अ बिग डील। वही इक्वेशन जो आपने पहले लिखी थी, हम उसी इक्वेशन को दोबारा यूज करेंगे। यही वाली इक्वेशन जो यहां लिखी हुई है, अब गौर कीजिएगा, मैंने वही चीज यहां लिखी। अब मेरे पास जो इसका रेट आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए पहले हमने लिखा था ए की पावर जीरो क्योंकि जीरो ऑर्डर था। अब हम लिखेंगे ए माइनस एक्स। क्यों लिखेंगे ए माइनस एक्स? क्योंकि अब इसकी वैल्यू जीरो नहीं है बल्कि वन है, फर्स्ट ऑर्डर है। तो ये मैंने लिख दिया दिस वन, आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू ए माइनस एक्स। और आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू के इंटू ए माइनस एक्स। ठीक हो गया दोस्तों? अब यहां देखिएगा, एक्स की वैल्यूज को सेपरेट कर लेता हूं। डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी। अब उसी तरह से इंटीग्रेशन करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी। और आप जानते हैं कि सिर्फ टेम्परेचर टाइम जो है, सॉरी, वो इंटीग्रेट होगा, कांस्टेंट तो इंटीग्रेट नहीं होता। अब गौर कीजिएगा जरा इस पॉइंट के ऊपर भी, हमारे पास हो वन बाय एक्स डी एक्स। देखें, जिसको आपने इंटीग्रेट करना है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। हम एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ए तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव, ये माइनस एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव माइनस डी एक्स होना चाहिए। लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू है इसकी पॉजिटिव डी एक्स। तो मैं इसको माइनस यहां पर भी और यहां पर भी, देखिए प्लस का मतलब होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो माइनस यानी माइनस डीएक्स करूं और बाहर भी माइनस लिख लूं तो ये इसके साथ दोबारा मिलके प्लस ही हो जाएगा। पहली चीज ये याद रखिए। अब गौर करें कि इसका रूल क्या होता है। अगर तो ये एक्स की पावर वन है तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन के रूल में, ये ऊपर चले जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस वन। तो भाई ये तो आ जाएगा एक्स की पावर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। किसी चीज को पावर जीरो से डिवाइड करो तो आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। इसका मतलब इस पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना ऐसे किसी फैक्टर के ऊपर, ये मैंने उनके लिए बताया जो मैथ्स पढ़ते हैं, जो मैथ्स नहीं पढ़े सिंपल याद रखिए, वन बाय एक्स है ना, एक्स की पावर वन हो, कोई भी वेरिएबल जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसकी पावर वन हो तो उसको हम लॉग ऑफ एक्स लिखते हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा तरकीब से लिखूं तो आपको यूं नजर आएगा। ये देखें, ये आपके लिए मैंने लिख दिया रूल जो आपने यहाँ यूज करना है। अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ आया माइनस इंटू वन ओवर ए माइनस एक्स और माइनस डी एक्स, क्योंकि ये माइनस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस का साइन जैसे बाहर है वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू माइनस, और ये आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो ये होगी। तो अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दें। ये डायरेक्टली, वैसे तो आप इसको याद ही करेंगे, लेकिन अगर कोई मैथमेटिशियन है आप में या मैथ पढ़ता है तो उसको ये चीज समझ आ जाएगी जो मैं लिखता हूँ। तो इस फैक्टर को हम लिखेंगे माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा टी प्लस सी। तो ये हमारे पास आ गई।
अब आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसी तरह से ये ग्राफ की एक इक्वेशन होगी। लेकिन अब जो हमारी ग्राफ की इक्वेशन होगी, जरा मैं आपको बताता चलूं कि इस नेगेटिव साइन होने की वजह से, इस नेगेटिव साइन होने की वजह से ये स्लोप ऐसे बने नीचे की तरफ। जब पॉजिटिव साइन था तो ये कहाँ बन रही थी, अगर आप गौर करें तो ऊपर की तरफ जा रही थी। लेकिन ये नेगेटिव साइन होने की वजह से कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। और अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं 4c, जब टाइम 0 होता है तो x की वैल्यू 0 होती है। अब आप ये देखें, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी c की, वो आ जाएगी माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a। आप ये वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, उसी तरह से हमारे पास के टी प्लस लॉग सी की वैल्यू क्या थी, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए। अब आप क्या कर सकते हैं, अब बड़ा सिंपल सा हल है। इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस लॉग नेचुरल ऑफ ए। यूं लिखा जा सकता है इसको। और अगर हम आप इस इक्वेशन को गौर करें तो ये बड़ी सिंपल रह जाएगी। इस इक्वेशन में अब क्या होगा, ये गौर कीजिएगा। इस इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं, लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस ऑफ लॉग नेचुरल ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टी। यहां तक बात समझ आ गई हमें। अगर मैं ये माइनस का साइन खत्म करना चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स प्लस लॉग नेचुरल ऑफ ए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा के इंटू टी। और अब जरा गौर करें, मैं यहां लिखूं लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस लॉग नेचुरल ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। और लॉग में दो चीजें माइनस हो रही हो तो वो क्या होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी। जब आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी दोस्तों, तो अब आपके ग्राफ की जो लाइन है वो ऊपर से नीचे नहीं आएगी बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बनेगी। और ये देखिएगा जरा, ये गौर कीजिए, ये आपके पास जो इसकी लाइन बनेगी वो इस तरह से ऊपर की तरफ बनेगी। और क्योंकि इंटरसेप्ट इसमें खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये स्टार्ट कहाँ से होगी, फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होगी। यहां पर ये आपके पास स्लोप है इज इक्वल्स टू के, ये आपका टाइम है, और यहां पर आ जाएगा log नेचुरल ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। अगर मुझे इसके यूनिट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, के इज इक्वल्स टू log नेचुरल ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टी। तो ए के यूनिट्स क्या है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से जो दूसरा है वो भी क्या होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स के भी यूनिट क्या होंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और नीचे आ जाएगा सेकंड। मोल पर डेसीमीटर क्यूब मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कट के, तो फर्स्ट ऑर्डर के जो यूनिट्स होते हैं ये आते हैं पर सेकंड। ये आपने याद रखिए, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। होपफुली आपको फर्स्ट ऑर्डर समझ आ गया होगा। यहां से हम सेकंड ऑर्डर करेंगे। अच्छा, इससे यहां से इनकी हाफ लाइफ भी निकल आती है। ये देखिए, मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर की, जी, इसकी हाफ लाइफ भी मैं आपको इसके साथ ही
करवा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो हाफ लाइफ कैसे निकलेगी देखें। टाइम इज इक्वल्स टू t1/2 आ जाएगा हाफ लाइफ में हमने करने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, kt इज इक्वल्स टू log ऑफ a डिवाइडेड बाय a माइनस x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे इसकी। हाफ लाइफ में हम क्या करेंगे, ये कि देखिएगा, जो हमारे पास टाइम हाफ हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी a डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, हाफ हो गई। तो x की वैल्यू आ गई a डिवाइडेड बाय 2। बस ये दो चीजें आपने पुट करनी है, और ये याद रखिएगा, ये बड़ा सिंपल है। log नेचुरल इज एक्चुअली इक्वल टू 2.303 log बेस 10। तो log नेचुरल को सिंपल log में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये दो चीजें आपने इसमें याद रखनी है along with this time। तो अब हम इसको अप्लाई कर लेते हैं कि t1/2 is equals to 2.303 log a divided by a minus a by 2। तो 2a minus a आ गया, तो 2.303 log of 2a divided by a। ये a से कट गया, क्यों ये आ रहा है, यहाँ से एलसीएम किया 2a माइनस ए, तो ये a आ गया, ये डिवाइड में डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, 2.303 log 2 k इंटू टी 1/2। तो जब आप इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो टी हाफ लाइफ आपके पास आ गई 0.693 डिवाइडेड बाय k। माय बैड, डिवाइडेड बाय k। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर जो है वो निकल आएगा। ठीक है, इसी को जो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें इसी तरह इसको पुट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।